Hello students, how are you? Today I tell you about टीपू सुल्तान लेसन 2। तो हमने कुछ लेसन 2 के बारे में कल बता चुके हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता था। टीपू सुल्तान हैदराबाद का शक्तिशाली शासक था। तो 1785 ईस्वी में जब हैदराबाद के शासक टीपू सुल्तान ने मालाबार तट पर अपनी रियासत के बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया तथा स्थानीय व्यापारियों पर कंपनी के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो अंग्रेज तिलमिला उठे। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों की मदद से अपनी सेना को भी आधुनिक और मजबूत बना दिया। अंग्रेजों को टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली से खतरा दिखने लगा। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 69 तक, 1780 से 84 तक दूसरी और 1790 से 92 तक तीसरी जंग और 1799 में चौथी जंग हुई। और चौथी जंग में श्री रंगपट्टनम की आखिरी जंग में राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। इस प्रकार लेकिन टीपू सुल्तान की एक कहानी भी है इसके अंदर कि टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से क्यों जाना जाता था। तो 1772 ईस्वी में मैसूर का राजा टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि टीपू सुल्तान एक बार अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर उनका साथ नहीं दिया और उनकी कटार भी जमीन पर जा गिरी। फिर भी टीपू सुल्तान ने निहत्थे शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार को उठा लिया और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उसे शेरे मैसूर के नाम से जाना जाने लगा। उसके राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। अब इसके बाद अंग्रेजों ने विलय नीति शुरू कर दी। अधिग्रहण की आखिरी लहर के तहत 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत किसी भी शासक की मृत्यु के बाद उसका कोई भी पुरुष वारिस नहीं होता था तो कंपनी उसकी रियासत को हड़प लेती थी। इस प्रकार कंपनी ने कई रियासतें हड़पी, जैसे सतारा 1848 में और 1850 में सबलपुर को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में नागपुर को, 1854 में झांसी को और 1856 में अवध को हड़प लिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो अब निष्कर्ष है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कारोबार करने आई थी। वह एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो जाने से नई मशीनें और औजार बन गई, जिससे उत्पादन का काम आसान और तेज गति से हो गया। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भांत तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेजी से शुरू हुई। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा प्रशासन स्थापित हो चुका था। इस तरह से कंपनी यहाँ अपने आगमन के 250 साल या लगभग 200 साल में पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। इस प्रकार से कंपनी हमारे देश में एक व्यापार के रूप में आई, व्यापार करने के रूप में आई और धीरे धीरे उन्होंने लगभग 200 सालों में भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर और हमें गुलाम बना दिया। अब हमारा
अगला क्वेश्चन है जो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, वो क्वेश्चन देखिए। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे दीवानी। पहले मैंने कुछ 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको करना है। यहां हम आपको आंसर बताएंगे और साथ साथ लिखोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, इनके आंसर मैं बता रही हूं, आप इनको अपनी नोटबुक में राइट करें। तो दीवानी मिलने से पहला क्वेश्चन हमारा है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया को किस तरह फायदा हुआ। तो हमारा आंसर है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न प्रकार से फायदा पहुंचा। पहला हमारा है, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण हो गया था। दूसरा, दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों को ब्रिटेन से सोना भारत लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कंपनी को भारत में ही माल बेचकर धन कमाने की छूट मिल गई थी। तीसरा पॉइंट, दीवानी मिलने से अंग्रेजों की आय बढ़ गई थी, जिससे कंपनी अपने सारे खर्चे व अपनी फौज के सारे खर्चे और इसी आय से पूरे कर सकती थी। कंपनी की आय बढ़ने से, नेक्स्ट हमारा पॉइंट 4, कंपनी की आय बढ़ने से कंपनी ने कलकत्ते में किले व दफ्तरों का निर्माण जोर शोर से शुरू कर दिया। इस तरह से दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा पहुंचा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। आंसर हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को निम्न कारणों से खतरा मानती थी। टीपू सुल्तान मैसूर का एक शक्तिशाली शासक था। वह अंग्रेजों की चाल को अच्छी तरह से जानता था। टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। उसने 1885 ईस्वी में अपनी रियासत में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, लौंग, इलायची का निर्यात पर रोक लगा दी। टीपू सुल्तान ने, दूसरा पॉइंट है, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। तीसरा पॉइंट हमारा है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। चौथा हमारा है पॉइंट, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों की सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं, ये अपनी नोटबुक में राइट करके और उनको साथ साथ लर्न करें। कल आपको शेष क्वेश्चन और स्मॉल क्वेश्चन करवाए जाए।